हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पशु परीक्षण को लेकर इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी, जिसमें जितने भी प्रश्न जो पशु परीक्षण में आ सकते हैं, पार्ट बी को लेकर आज हम बात करेंगे। पार्ट बी को लेकर, जिसमें राजस्थान के पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें हैं, उनको लेकर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले बात करते हैं हम बकरी की देसी नस्ल कौन-कौन सी हैं और कौन से प्रश्न ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। तो यह देखेंगे, जकराना या अलवरी जो नस्ल है, वो सर्वाधिक दूध देती हैं, याद रखिएगा। जो बारबरी हैं, वो भरतपुर में सर्वाधिक हैं और सर्वाधिक सुंदर हैं ये। सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। पूछे कौन-कौन से जाते हैं, जैसे सुमेलित करने को लेकर पूछा जा सकता है कि बकरी की नस्लें हैं, जिसमें ये नाम दे दी जाएगी और एक दूसरी नस्ल दूसरे किसी जानवर की नस्ल का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको इनको याद रखना है। जिसमें जखराना पूछा जाता है बार-बार, बारबरी पूछा जाता है, जो सिरोही है इसको भी पूछा जाता है, तो ये बकरी की नस्ल है। परबतसरी ये खासकर पूछा जाता है, इसको आप खास याद रखिएगा। जमुनापरी ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये सबसे ज़्यादा हड़ौती क्षेत्र में होती हैं बकरी, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इसको आप मोस्ट करके याद कर दीजिएगा। लोही, इसको पूछा नहीं गया है कभी। जोधपुर, पाली में ये हैं और सर्वाधिक मांस वाली हैं ये। शेखावटी, बिना सींग वाली जो बकरी है वो है। और वरुण नस्ल जो सर्वाधिक नागौर में है, नागौर में ये पाई जाती हैं। इसके आगे बात करते हैं, देखिए। बात करते हैं गाय की जो देसी नस्लें हैं उनको लेकर। चलिए देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। थारपारकर जो सर्वाधिक सवाल पूछा गया है, थारपारकर, मालानी और थारी जो सर्वाधिक पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, जिसको लेकर खास बार-बार सवाल पूछा जाता है। और या तो बकरी में ये नाम दे दिया जाता है, बकरी की नस्लें देकर थारपारकर दे दिया जाता है, या मालानी, याद रखिएगा। तो ये गाय की नस्लें हैं, याद रखिएगा। थारपारकर और मालानी जो पश्चिमी राजस्थान में और पाकिस्तान में पाई जाती हैं। नागौर, जो नागौर सुहालक प्रदेश या बोझा ढोने में ये गाय की नस्ल काम आती हैं। सांछौरी, जिसको लेकर भी बार-बार सवाल पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल हैं ये। कांकरेज नस्ल से मिलती-जुलती हैं ये सांछौरी। फिर बात करें तो कांकरेज, गुजरात, कच्छ रण में ये ज़्यादा उत्पत्ति है इनकी। सबसे भारी नस्ल हैं ये और प्रजनन केंद्र इनका चौहटन, बाड़मेर है। ये सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। जो प्रजनन केंद्र है कांकरेज गाय की नस्ल का, चौहटन, बाड़मेर, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल में से आप एक है ये। इसके आगे बात करें, गिर, अजमेरा या रेंडा। उत्पत्ति गुजरात का सौराष्ट्र, गिर वन। आगे बात करते हैं। इनके आगे बात करें तो देखिए, मालवी, मालवी जो नस्ल है, मालवाहक प्रजनन केंद्र डग में है इनका, झालावाड़ में, याद रखिएगा। ये सवाल थोड़ा आप याद रख सकते हैं। काठी या मेवाती, शक्तिशाली गौ नस्ल है, प्रजनन केंद्र इसका बस्सी, जयपुर में है। इसको आप को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। काठी या मेवाती जो इसका प्रजनन केंद्र है, बस्सी, जयपुर में है। हरियाणवी, मस्तिष्क के मध्य हड्डी होती है इसके और प्रजनन केंद्र कुम्हेर, भरतपुर में है इसका। राठी, सौराष्ट्र गो नस्ल, कामधेनु, प्रजनन केंद्र इसका नौहर, हनुमानगढ़ में है, याद रखिएगा। इसको भी आप खास याद रखिएगा, राठी जिसका प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़ में है, नौहर, हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा। खास आपको ये याद रखना है, कांकरेज जो नस्ल हैं जिसका प्रजनन केंद्र चौहटन, बाड़मेर में, याद रखिएगा। बात करते हैं भेड़ की नस्लों को लेकर, तो पुंगल ये भेड़ की नस्लें हैं जो बीकानेर, सिरोही, पाली में पाई जाती हैं। जैसलमेरी, जैसलमेरी को लेकर खास पूछा जाता है। सर्वाधिक ऊन और सबसे लंबी ये भेड़ है, भेड़ की नस्लें हैं ये जैसलमेरी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्वाधिक ऊन किस भेड़ में पाया जाता है, तो जैसलमेरी जो नस्ल है भेड़ की, वहाँ पे ऊन में पाया जाता है। फिर देखिए, मारवाड़ी, सर्वाधिक भेड़ यही होते हैं और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इन्हीं में होती है, मारवाड़ी में। चौकला,
या शेखावटी, छापर भारत की मेरिना सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं और शेखावटी की प्रमुख नस्ल हैं। एक और इसको भी आप मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट करके लिख सकते हैं। या तो नाम आएगा चोकला या आएगा शेखावटी। या सीधा पूछा जाएगा भारत की मेरिना किस भेड़ को कहा जाता है, तो चोकला, शेखावटी, छापर, ये आप सब नाम याद रख सकते हैं। या भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है भेड़ की, तो वो है चोकला, शेखावटी, छापर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। फिर आगे बात करें तो नाली, ये सवाल पूछा गया है, नाली किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है नाली, याद रखिएगा। गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और लंबे रेसे इसमें पाए जाते हैं। इतना नहीं पूछा गया है, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा, नाली नाली भेड़ की नस्ल हैं। और पूछा जा सकता है जैसे कि बकरी की नस्लों में एक नस्ल नाली दे दी जाती है, या ये दे दिया जाएगा चोकला, नाली, मारवाड़ी और जैसे थार पारकर, तो इनमें भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, तो थार पारकर हो गया। इस तरह के सवाल आएंगे, तो आपको इन नामों को याद रखना है, याद रखिएगा। और एक जो मैंने आपको अभी बताया, भारत की मेरिना, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। आगे बात करते हैं भेड़ की नस्लों में। आगे देखते हैं तो बागड़ी, या अविकानगर, मालपुरी, ये मोटी ऊन अनुसंधान केंद्र इनका जयपुर में है। पूछा जाता है सीधा अविकानगर, तो ये जयपुर, सीधा अनुसंधान केंद्र इसका जयपुर है, याद रखिएगा। सीधा सवाल पूछा जाएगा, अविकानगर का संबंध है या अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये जयपुर में। फिर देखिए खैरी, तो जोधपुर, नागौर, पाली। सोनाड़ी, ये सोनाड़ी को लेकर भी पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। ये भेड़ की नस्लें हैं, वागड़ क्षेत्र में सर्वाधिक हैं, सबसे लंबे कान इसके होते हैं। फिर देखिए मगरा, बीकानेरी, छकरी, तो ये बाड़मेर, बीकानेर और सर्वाधिक मांस इसमें होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंटिन्यू क्लास रहेगी, सीईटी, पशु परिसर, पीटीटी, सबके लिए जितनी क्लास हम दे पाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट सवाल हम बताते जाएंगे। नाचना, सवाल पूछा गया है कई बार, नाचना का संबंध है तो ऊँट से है, सीधा पूछा जाता है। लेकिन आप ये भी याद रखें, देखिए ये सर्वाधिक जैसलमेर में है, सबसे अच्छी नस्ल है ये ऊँट की, और तेज दौड़ने वाला है नाचना। जैसलमेरी ऊँट, बीकानेरी ऊँट, गोमट ऊँट जो फलोदी में है, और गुरहा नस्ल, ये भी ऊँट की नस्ल है। बात करें अश्व की, अश्व यानी घोड़े की जो नस्ल है, तो काठियावाड़ी, ये काठियावाड़ी किसकी नस्ल है, तो घोड़े की है। सीधा सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये गुजरात सीमा या घुड़सवारी हेतु प्रसिद्ध है काठियावाड़ी, और मालानी काठियावाड़ी या सिंधी मिश्रित है। अब बात करते हैं भैंस की नस्लों को लेकर, तो देखिए सूरती, ये सिरोही उदयपुर में सर्वाधिक है। फिर है जाफरावी, तो वागड़ मेवाड़ में है। बदावरी या भदावरी, ये भरतपुर धौलपुर में है। मुर्रा, ये सवाल पूछा जाता है, देखिए ये मुर्रा जो नस्ल है वो भैंस की है। जयपुर, अलवर, भरतपुर सर्वाधिक भैंसें हैं, मुर्रा नस्ल की हैं। नागपुरी, जमुनापुरी, पांडरपुरी, महासाना, राबी, रथ, ये सब भैंस की नस्लें हैं। प्रमुख नस्लों के बाद अगला टॉपिक है पशु परिसर में बधियाकरण, जिसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो बधियाकरण का अर्थ क्या है, तो नर या मादा पशु के दोनों अंडकोशों या अंडाशयों को मिलाकर या उनको निकालकर नपुंसक बनाने की क्रिया है, उसको बधियाकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। डेयरी पशु नस्ल सुधार है तो आवश्यक है ये। सीधा सवाल आएगा कि ये बधियाकरण किस लिए किया गया है या इसका उद्देश्य है, तो डेयरी पशु नस्ल सुधार है तो ये आवश्यक है, याद रखिएगा। इसमें बधियाकरण की विधियाँ, तो बछड़ों में बधियाकरण के उचित आयु 2 से 8 वर्ष 8 माह की होती हैं, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है पशु परिचर में। आगे देखिए तो देखिए पशु बधियाकरण की 3 विधियाँ कौन-कौन सी हैं, उनको लेकर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली है शल्य क्रिया द्वारा, दोनों अंडकोश निकाल देना, ये शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है। फिर बडिजो कास्टेटर द्वारा, इस यंत्र के माध्यम से गौर नस्ल एवं भैंसों का बधियाकरण किया जाता है। इसमें रक्त बिल्कुल भी नहीं निकलता है, याद रखिएगा। अगर सही गलत के कथन में
पूछा जाए तो इसमें दे दिया जाएगा, जैसे रक्त निकलता है या ऐसा कुछ, तो आपको ध्यान रखना है। बड़ी जो कास्टेटर द्वारा, तो इसमें गौर नस्ल एवं भैंसों का बधियाकरण होता है और इसमें रक्त बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जो तीसरी विधि है, रबड़ के छल्लों द्वारा बधियाकरण करना। पश्चिमी देशों में अंडकोशों पर रबड़ का छल्ला चढ़ाना, जिससे खून प्रवाह बंद हो जाता है। चलिए देखते हैं बधियाकरण के क्या लाभ हैं। तो लाभ को लेकर बात करते हैं। तो देखिए, बधियाकरण द्वारा निम्न स्तर के पशु के वंश को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जो निम्न स्तर के पशु के वंश को आगे बढ़ने से रोका जाता है, जिससे उसके द्वारा असक्षम या अवांछित संतान पैदा नहीं होती, जो कि सफल एवं लाभकारी पशुपालन के लिए आवश्यक है। और बधिया किए गए नर पशु को मादा पशुओं के साथ बिना किसी कठिनाई के रखा जा सकता है, क्योंकि वह मद में आई मादा के ऊपर नहीं चढ़ता। आगे देखें तो एक और लाभ, बधिया किए गए पशु को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और बधियाकरण में मांस के लिए प्रयोग होने वाले पशुओं के मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो सही गलत को लेकर ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बधिया के बाद पशुओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, याद रखिएगा, और इनकी मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये कोई इम्पोर्टेंट इनके लाभ हैं। आगे टॉपिक है, देखिए, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान को लेकर बात करें तो देखिए, कृत्रिम विधि से नर पशु से वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। भारतवर्ष में सन 1937 में पैलेस डेयरी फार्म में मैसूर से कृत्रिम गर्भाधान का प्रथम प्रयोग किया गया। कहाँ से? तो मैसूर में सर्वप्रथम ये कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया 1937 में। याद रखिएगा, 1937 में प्रथम बार। आज संपूर्ण भारतवर्ष तथा विश्व के पालतू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की विधि अपनाई जा रही है। तो कृत्रिम गर्भाधान को लेकर जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको आपको देखना है। जैसे कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम भारत में 1937 में ये पहली बार प्रयोग में लाया गया। इसका क्या अर्थ है कृत्रिम गर्भाधान का, तो वो भी आप देखिए। कृत्रिम विधि से नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की क्रिया तो कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। फिर आप देख सकते हैं वर्तमान में गहन हिमकृत वीर्य का प्रयोग किया जाता है। किस वीर्य का? तो गहन हिमकृत वीर्य का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसके आगे बात करें तो सामान्य ताप पर वीर्य को तरल करने की प्रक्रिया थाइंग कहलाती है। तो थाइंग का क्या अर्थ है? थाइंग का संबंध किससे है? तो थाइंग का संबंध है कृत्रिम गर्भाधान की विधि से। और थाइंग का क्या अर्थ है, ये पूछा जाए तो सामान्य ताप पर वीर्य को तरल करने की जो प्रक्रिया है, वीर्य को तरल करने की जो प्रक्रिया है, उसको थाइंग कहा जाता है। इनके अलावा जो विधियां हैं वो है, देखिए, विजाइनल विधि और रेक्टो विजाइनल विधि। रेक्टो विजाइनल विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान में। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान में, तो रेक्टो विजाइनल विधि का। इसके आगे बात करें तो दूध दोहन, दुग्ध श्रवण काल या स्वच्छ दूध उत्पादन, इस टॉपिक को लेकर बात करते हैं। देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है। तो स्वच्छ दूध के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो देखिए, स्वच्छ दूध चाहिए तो स्वस्थ एवं स्वच्छ गाय भी चाहिए, स्वस्थ एवं स्वच्छ ग्वाला भी चाहिए, साफ जीवाणु रहित दूध दुहने वाली सूखी बाल्टी जिसका भाग ऊपर से ढका हो, गाय के पैर बांधने वाले ग्वाले की रस्सी भी, बर्तन के लिए 2% धोने वाले सोडे का घोल, क्लोरीन का घोल छानना, स्वच्छ दुग्धशाला। ये पशु परिसर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। इनको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन विधि एवं दूध प्रदूषित करने वाले कारणों को रोकने के उपाय। तो प्रदूषित करने वाले आंतरिक कारक कौन-कौन से हैं, उनके आप पहले नाम देख लीजिए। थनैला रोग ग्रसित आयन, ये, और एक प्रथम दूध, ये जो दोनों हैं, ये दूध प्रदूषित करने वाले कारण हैं, ये आंतरिक कारण। इनको रोकने के उपाय देखिए, तो थनैला रोग ग्रसित आयन को रोकने के लिए देखिए, प्रथम दूध की कुछ धार स्ट्रिप कप में डालकर परीक्षण करें। व्हाटिस टेस्ट या कैलिफोर्नियल
थनैला परीक्षण करें। यदि थनैला पाया जाता है तो दूध को फेंक दें। थनैला संभावित एवं ग्रसित सभी पशुओं को हमेशा दोहने के अंत में दुहा जाए। और प्रथम दूध के लिए क्या उपाय है? प्रत्येक थन से कम 2 धार अवश्य बाहर निकाल दें और बर्तन में न इकट्ठा करें, जिससे जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी। ये 2 विधियां हैं जिनको दूध प्रदूषित करने के कारणों को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो आंतरिक कारक कौन-कौन से हैं? तो ये आंतरिक कारक है, याद रखिएगा ये दोनों को नामों को। ये भी आप देख लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूध दोहने का सही तरीका या कौन-कौन सी इनकी विधियाँ हैं? तो पूरा हाथ या मुट्ठी विधि। इसके आगे देखिए, तो जो अगली विधि है दूध दोहने की, तो स्ट्रिपिंग विधि या पोछाधार विधि। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थन को अंगूठे या तर्जनी अंगुली के बीच पकड़कर दबाव के साथ दोहा जाता है। फिर नकलिंग विधि या अंगूठा विधि, तो कुछ किसान दूध दोहते समय थन पर अंगूठा मोड़कर दबाव देते हैं। इससे थन को नुकसान पहुंचता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नकलिंग विधि या अंगूठा विधि है। पशु परिसर में ये क्लास जारी रहेगी, आप चैनल से बने रहिएगा। जितना भी पूरा बी पार्ट है वह पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, आप चैनल से बने रहिएगा। पशु कुक्कुट प्रबंधन, ये आज हम करेंगे। संकर प्रजनन करेंगे। इनके बारे में अगर बात करें तो देखिए, संकर प्रजनन यानी नई नस्ल का उत्पन्न करना। देखते हैं इसके बारे में पूरा जो टॉपिक है, पूरी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए संकर प्रजनन को बारे में बात करें, जब 2 अलग-अलग नस्लों के माध्यम से एक नई नस्ल तैयार किया जाता है तो उसे संकर प्रजनन कहा जाता है। ज़्यादातर अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनके अर्थ को लेकर ही पूछे जाएंगे, या तो ये परिभाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किसे कहा जाता है, तो हमें बताना है ये संकर प्रजनन है। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो देखिए इनकी जो प्रमुख विधियाँ हैं ये बात करते हैं, लेकिन आप ये भी साथ में ध्यान रखें, नई उत्पन्न नस्ल की उत्पादकता में तत्काल वृद्धि देखने को मिलती है। देखिए इनकी जो प्रजनन की विभिन्न विधियाँ हैं, देखिए अंत प्रजनन, बहिर्प्रजनन, बहिःसंकरण और संकरण। जो संकरण है ये इनकी सर्वोत्तम महत्वपूर्ण विधि है, याद रखिएगा संकरण। और इसके बाद अंत प्रजाति संकरण। ये प्रमुख विधियाँ हैं पशु प्रजनन की। ये देखिए इन सब विधियों में संकरण सर्वोत्तम प्रजनन विधि है। अगर संकरण के बारे में बात की जाए तो इस विधि में 2 भिन्न नस्लों के वांछित गुणों का बनने वाला संकर में संयोजन होता है। इस प्रकार बनने वाला हंकर हेटेरोटोरस प्रदर्शित होता है और पशुओं की अनेक उन्नत नस्लें इस विधि से विकसित की जाती हैं, जैसे करण, स्विच, सुनंदनीय गाय। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये इन दोनों को आप खास याद रखिएगा, और खास इसको सुनंदनीय गाय किस प्रजनन विधि का उदाहरण है, तो आपको संकरण बताना है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ये पशु परिचर के भाग ब को पूरा कराएंगे। इसके बाद हमारा नया टॉपिक रहेगा पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। इसको लेकर पूरी बात करते हैं। ये हमारे शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद हम एमसीक्यू कराएंगे। एमसीक्यू में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसको लेकर ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ ले। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जो कुक्कुट पालन है और पशुपालन है, में प्रबंधन प्रणाली में समानता है दोनों में ही। पशुपालन और ये कुक्कुट पालन में दोनों में ही संकरण से श्रेष्ठ जाति प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा, तो श्रेष्ठ जातियाँ प्राप्त की जाती हैं इनके संकरण से, दोनों में ही ये इनकी समानता है, ताकि उनसे मानव के लिए उपयोगी खाद्य प्राप्त किए जा सके और मात्रा और गुणवत्ता में श्रेष्ठ हो। दोनों को ही अनेक कारणों से अनेक रोग हो जाते हैं। पशुपालन में भी और कुक्कुट पालन में भी अनेक रोग हो जाते हैं। उनके बचाव के लिए उचित प्रबंधन किए जाने आवश्यक है। दोनों के पालन में ध्यान देना परम आवश्यक है। इससे उनकी मृत्यु दर में कमी हो जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। आपको याद क्या रखना है कि जैविक अपशिष्ट क्या क्या हैं, तो वो देखिए, सामान्य पशु फार्म से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे गोबर, मूत्र, नाल, मृत जन्म, पोस्टमार्टम मलबा, बिस्तर, चारा अपव्यय, दूध, घर का कचरा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि इनमें से कौन से अपशिष्ट हैं, तो आपको ये नाम याद रखने हैं।
अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा नहीं है और कुछ दूसरा दे दिया जाए तो आपको याद रखना है कि ये हैं और एक नहीं है, तो आपको इनकी पहचान होनी आवश्यक है। मृत पशु, पक्षी, बाल, खुर, सींग आदि ये जो भी हैं, ये अवशेष हैं जिनका उचित प्रबंधन पशु फार्म की महत्वपूर्ण चुनौती है, याद रखिएगा। और ये पर्यावरण में भी बहुत ही आक्रामक चिंता है। इनकी आक्रामक गंध के साथ वायुमंडल हवा को प्रभावित करता है। बड़ी मात्रा में CO2 और अमोनिया का उत्सर्जन होता है। इससे जो अपशिष्टों से कौन सी गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो CO2 और अमोनिया ये दोनों गैसें हैं, आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये हवा, जो अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस को प्रभाव में योगदान करता है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक रहेगा संतुलित पशु आहार। देखिए इसके बारे में पूरी बात करते हैं। पशु पोषण। हमारे प्रदेश में पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए एक पुराना व्यवसाय है। गांव में किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार 2 या 3 गाय भैंस और 1 या 2 जोड़ी बैल जरूर पालता है। पशुपालन करने में कुल लागत 60 से 70% पशुओं की खिलाई बिलाई पर ही खर्च हो जाता है। ऐसे में यदि हम पशुओं को आहार देने के नियम का पालन करें तो हमें कम खर्च में अधिक दूध उत्पादन प्राप्त हो सकता है। ये तो था इसकी जो अर्थ था, उसमें क्या आता है। अब देखते हैं पशु आहार को देने के नियम। इसके 3 घटक होते हैं, परीक्षा में यही पूछा जाता है। 3 घटक क्या क्या है पशु आहार के लिए? हरा चारा, सूखा चारा और पशु आहार रातिब मिश्रण। पशुओं को स्वस्थ रखने और उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा अति आवश्यक है। पशु इसे छांव से खाते हैं, आसानी से पचाते हैं। इसके बाद इसी लाइन में बात करें तो चारा का विकास, इसको बारे में बात करते हैं। देखिए, ऐसी भूमि जहाँ पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई हो, मनुष्यों द्वारा उगाई गई हो, वह घास पशुओं के चरने में काम आती है, चारागाह कहलाता है, याद रखिएगा। वर्षा तथा मिट्टी में उपस्थित नमी का चारागाह के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व है। रेगिस्तान जैसे सूखे स्थानों में जहाँ वर्षा का अभाव रहता है, भूमि बहुधा कार्बनिक द्रव्य नाइट्रोजन में कम होकर कैल्शियम में अधिक हो जाती हैं। इसमें कोई सवाल ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट बनता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए आगे बात करते हैं स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान करना। तो देखिए रोगी और जो सही पशु हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो स्वस्थ होते हैं वो देखिए सदैव सजग और सतर्क रहते हैं, और जो बीमार होते हैं इतने सतर्क नहीं होते हैं और सुस्त रहते हैं, और चमड़ी खुरदरी बिना चमक की होती है, याद रखिएगा। इनकी जो चमड़ी है चमकीली होती है और इतना सतर्क होता है और सुस्त रहता है। देखिए पीठ को छूने से चमड़ी थरथराती है, और जो बीमार होते हैं उनमें कोई भी चेतना नहीं होती है। जो सही होते हैं सीधी तरह उठते बैठते हैं, और जो बीमार होते हैं उठने बैठने में कठिनाई होती है। जो सही होते हैं स्वस्थ होते हैं, आंखें चमकीली और साफ होती हैं। जिनमें बीमार होते हैं वो आंखों में कीचड़ रहता है उनके। इसी लाइन में अगर हम पहचान करें तो देखिए जैसा कि हमें पता ही है कि जो बीमार होते हैं उनको श्वास लेने में कठिनाई होती है, और जो सही होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जो बीमार होते हैं उनके गोबर मूत्र का रंग सामान्य नहीं रहता है, और गोबर पतला एवं कड़ा एवं गठयुक्त प्राय दुर्गंध युक्त होता है। मैं जो बीमार है उनकी पहचान बनाता हूँ, जो स्वस्थ है इनका विपरीत हो जाएगा। तो नाक पर पानी की बूंदें होती हैं इनके। फिर चारा कम है, बिल्कुल नहीं खाते हैं, एकदम खाना खाते ही नहीं है, और जुगाली कम करता है और बिल्कुल भी नहीं खाता है। इस बिंदु को आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ये भी बीमार पशु की एक पहचान का है। देखिए खुरों का आकार बदा होता है, सामान्य नहीं होता है। पानी कम अथवा नहीं पीते हैं, ये भी याद रखें। और मूत्र कठिनता से या रुक रुक कर होता है। देखिए जब पशु बीमार होता है तो शरीर पर मक्खियाँ बैठने पर वो पशु ध्यान नहीं देता है, और थन व स्तन का असामान्य होते हैं, और नाड़ी की गति मंद या तेज चलती है जब पशु बीमार होता है। अगर हम बात करें पशुओं में अंत या बाह्य परजीवी रोग, तो सबसे पहले बात करते हैं विषाणु जनित जो रोग है उसके बारे में। तो मुंह व खुर की बीमारी है ये विषाणु जनित रोग, जिसमें क्या होता है। देखिए सूक्ष्म विषाणु से पैदा होने वाली बीमारी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे खरेड़ू, मुंह पका, खुर पका, चपका, खुरपा। ये मुंह व खुर की बीमारी है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में ये दूसरा है। देखिए
पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट कहा जाता है जिसे। ये रोग भी एक विषाणु से पैदा होने वाला छूतदार रोग है जो कि जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं को होता है। जुगाली करने वाले सभी पशुओं को होता है, याद रखिएगा। अगर सही गलत में भी पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। इनसे पशु को तीव्र दस्त, पैचेस लग जाते हैं। ये रोग स्वस्थ पशु को रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने पर फैलता है। ये संक्रामक भी होता है, याद रखिएगा। इसके बारे में बात करें, देखिए, पशुओं में पागलपन या हलक जाने का रोग रेबीज, इस रोग को पैदा करने वाले सूक्ष्म विषाणु हल्काए कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिद्दर, लोमड़ी, नेवले के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। रोगग्रस्त पशु की लार में यह विषाणु बहुतायत होता है। विषाणु जनित के बाद हम बात करेंगे जीवाणु जनित जो रोग हैं उनके बारे में। जीवाणु जनित में क्या है, देखिए, गलघोंटू, एचएस, गाय भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक छूतदार रोग है जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। गोपसुओं की अपेक्षा भैंसों में ये अधिक पाया जाता है, गलघोंटू, याद रखिएगा। जीवाणु जनित में जो दूसरी बीमारी है, लंगड़ा बुखार, ब्लैक कार्टर, जीवाणुओं से फैलने वाला ये रोग गाय और भैंसों दोनों को होता है, लेकिन गोपसुओं में ये बीमारी अधिक दिखाई देती है। इससे अच्छे स्वस्थ पशु ही ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। इसके आगे बात करें तो ब्रूसिलोसिस, पशुओं का छूतदार गर्भपात। जीवाणु जनित इस रोग में गोपसुओं तथा भैंसों में गर्भावस्था में अंतिम त्रैमास में गर्भपात हो जाता है। ये रोग पशुओं में मनुष्यों में भी पाया होता है, आ सकता है। पशुओं से मनुष्यों में भी आ सकता है ये रोग। मनुष्यों में उतार चढ़ाव वाला बुखार है नामक बीमारी पैदा करता है। अल्यूलेंट फीवर, अल्यूलेंट फीवर है, ये बीमारी पैदा करता है। ये याद रखिएगा, जब मनुष्य इन पशुओं के संपर्क में आता है ब्रूसिलोसिस बीमारी के साथ, तो ये मनुष्य में अल्यूलेंट फीवर नामक बीमारी पैदा करता है। इसी लाइन में बात करें तो रक्त प्रोटोजोआ जनित रोग, बबेसियोसिस अथवा टिक फीवर, पशुओं के पेशाब में खून आना। ये बीमारी पशुओं में एक कोशिकीय जीव जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं से होती है। बबेसिया प्रजाति के प्रोटोजोआ पशुओं के रक्त में सिसड़ियों के माध्यम से ये प्रवेश किया जाता है। वे रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं के जाकर अपनी संख्या बढ़ने लगते हैं। जो भी सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, उसको आप खास ध्यान रखिएगा। यह आप अपने ध्यान में जरूर रखें। सब आपको इन बीमारियों के नाम याद रखने हैं और किन से क्या होता है वो आप थोड़ा याद रखें। बाह्य एवं अंत परजीवी जनित रोग, पशुओं के शरीर पर जुए, चिचड़ी, पिछुओं का प्रकोप। पशुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी जैसे जुए, पिछू, चिचड़ी आदि प्रकोप पर पशुओं का खून चूसते हैं, जिससे उनमें खून की कमियां हो जाती हैं, वे कमज़ोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं पशुओं में अंत परजीवी प्रकोप के बारे में। तो देखिए, पशुओं की पाचन नली में भी अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं जिन्हें अंत परजीवी कहते हैं। ये अंदर की तरफ होते हैं। ये पशुओं के पेट, आंतों, यकृत, उसके खून व खुराक पर निर्वाह करते हैं, जिससे पशु कमज़ोर हो जाते हैं तथा वह अन्य बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। बात करते हैं पशुओं के टीकाकरण के बारे में। देखिए, जो पशुओं का टीकाकरण है, घरेलू पशुओं में टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों से उनका बचाव किया जाता है, इसलिए वो टीकाकरण किया जाता है। घरेलू पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। टीकाकरण वैक्सीन टीके पशुओं के शरीर में प्रभावी त्रिदोषण या कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा की विकसित कर पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं। वैक्सीन पशुओं के शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता। देखिए, जो पशुओं के टीकाकरण होता है उसके दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो रोगी, दुर्बल एवं वृद्ध पशुओं का टीकाकरण नहीं करना चाहिए। और टीकाकरण के बाद 2 सप्ताह तक पशुओं के उपचार हेतु जो एंटीबायोटिक, सल्फा औषधि है और कृमिनाशक तथा प्रतिरक्षा दमनक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है।
देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है, पालतू पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए जो टीकाकरण सारणी है, जैसे बीमारियां हैं गलघोंटू, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूकर में हो जाती हैं, उनके लिए ये वैक्सीन है, ये खुराक है, कितनी खुराक देनी है और ये कहाँ लगाई जाती है, तो खाल के नीचे लगाई जाती हैं ये, फिटकरी सादृत, और मांस के गहरे अंदर लगाई जाती हैं। कब लगानी है उसके बारे में बात करें तो देखिए, ये प्रथम 6 माह की उम्र में और तत्पश्चात 6 माह के बाद में लगाई जाती है। प्रथम बार 6 महीने की उम्र में और तत्पश्चात 9 हर 9 महीने के बाद ये लगाई जाती हैं, याद रखिएगा। सवाल पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें। ये जो भी वैक्सीन है और जो लगाई जाती है उनके बारे में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। वैसा कि इसमें से सवाल आता नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो बताता हूँ ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके फ़ोटो भी हैं साथ में, और वैक्सीन और कब लगानी है वो बताया गया है। अब बात करते हैं जो टीकाकरण के फ़ायदे क्या हैं, उनके बारे में। तो टीकाकरण है ना, संक्रमण के दौरान रोगों से हमारे जानवरों की रक्षा करता है। टीकाकरण के द्वारा जेनेटिक बीमारियों का पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण को रोका जाता है। टीकाकरण संक्रामक रोगों से जुड़े उपचारों की लागत को कम कर किसानों पर आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, पशुधन प्रचार को लेकर। पशुधन प्रचार में क्या आएगा देखिए, पशुधन प्रचार अधिकारियों का काम पशुओं का प्राथमिक इलाज, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, पशुपालन विभाग की योजना को प्रचार प्रसार करना, लेकिन टीकाकरण के अलावा ये कोई काम नहीं कर पाते। पशुपालन विभाग में पशुधन प्रचार अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा एकमात्र तकनीकी संवर्ग है। अब जो आपके परीक्षा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे उनके आपको अर्थ याद रखने हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको ये सभी याद रखने हैं। पशुगणना 2019 के अनुसार 568.01 लाख पशुधन, देश का कुल 10.66%, 146.23 कुक्कुट, देश का 7% गोवंश, 12% भैंस, 14% बकरियां, 11% भेड़, 84% ऊँट। देश के दूध उत्पादन 14.63% और ऊन उत्पादन 42%। अब ये जो टॉपिक है इनमें से आपके सवाल ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। इससे पहले जो भी बताया उनके आपको अर्थ जानने हैं, ताकि अगर सवाल आए तो आप कर सकें, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे आपको देखिए, वर्ष 2022-23 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। तो देखिए, प्रमुख कदम क्या क्या हैं पशुपालन विभाग द्वारा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM, इसके तहत राजस्थान में नस्ल सुधार योजना संचालित हुई है। याद रखिए, नस्ल सुधार योजना NLM राष्ट्रीय पशुधन मिशन द्वारा भेड़ व बकरी वंश हेतु प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। फिर केंद्र एवं राज्य का ये प्रतिशत 60% केंद्र का और 40% राज्य का। वर्तमान में 9 जिलों में संचालित हैं ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन। देखिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन नाथद्वारा में राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्था स्वीकृत हैं। कहाँ पर? नाथद्वारा में, राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्था स्वीकृत हैं। अगर पूछा जाए तो नाथद्वारा राजसमंद, याद रखिएगा। ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊँट प्रजनकों को किस्तों में 10,000 की वित्तीय सहायता और 15,000 ऊँट प्रजनक लाभान्वित हो गए। आपको ये याद रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है। एक किसान प्रशिक्षण संस्था स्वीकृत है तो वो नाथद्वारा राजसमंद में। इसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये सभी आपको ये सभी याद रखते हैं। उष्ट्र विकास योजना, तो ये इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या था उष्ट्र का? तो देखिए, नाम से जैसा पता लग रहा है, ऊँटों का संरक्षण, ऊँटों की संख्या में वृद्धि और ऊँट पालकों को प्रोत्साहन देना है। फिर देखिए, नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना, नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना प्रारंभ इसका हुआ था 29 अगस्त 2019 को। 90:10 में सरकारी सहायता होती है और 16 नंदी गौशाला स्थापित की जा चुकी हैं। देखिए, देवनारायण आवासीय योजना,
जिसका प्रारंभ हुआ था 2020 में, और देश की पहली ऐसी योजना जिसमें पशुपालकों को एक ही स्थान पर दूध संकलन, विपणन एवं संस्करण की सारी सुविधा प्रदान की जाती थी। अगर पूछा जाए, देखिए साथियों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अगर सवाल दिखे तो ये है, आपको ये याद रखना है, देवनारायण आवासीय योजना के तहत देश की पहली ऐसी योजना ये जहाँ पर पशुपालकों को एक ही स्थान पर दूध संकलन, विपणन और संस्करण की सारी सुविधा प्रदान की जाती हैं। किस योजना के तहत? तो ये देवनारायण आवासीय योजना के तहत। इसके बारे में आगे बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, जिसमें जो 15 अगस्त 2012 को ये प्रारंभ हुई, और जिला स्तर पर जिला पशु औषधि भंडार की स्थापना कर पशु रोगों की औषधियों का निःशुल्क वितरण है ये। इनमें आगे बात करें तो देखिए, भामाशाह पशु बीमा योजना 23 जुलाई 2016 को ये प्रारंभ हुई, भामाशाह पशु बीमा योजना। और इसमें क्या है तो देखिए, भामाशाह कार्ड धारक पशुपालकों के पशुओं का अनुदानित प्रीमियम दरों पर बीमा करते हैं, और SC ST BPL को 70% या सामान्य श्रेणी को 30%। आगे बात करें तो देखिए, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 1 जनवरी 2022 से ये लागू हुई है। दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख बीमा राशि का प्रावधान है ये। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो 1 फरवरी 2019 से ये प्रारंभ हुई है, 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। सवाल पूछा जाए, 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो अनुदान राशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, ये किस योजना के तहत है? तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत। आगे बात करें देखिए योजनाओं में, तो फूड एंड माउथ डिजीज भारत सरकार की ये योजना है, 2010 से प्रारंभ हुई है, केंद्र एवं राज्य का 60:40 है। गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना 1 अप्रैल 2018 से ये प्रारंभ है। उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य आपको सबके याद रखने हैं, उद्देश्य ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना, याद रखिएगा, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना के उद्देश्य हैं। एक गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र लगाया जाएगा। इसकी लागत का 50% या अधिकतम 40% लाख या अधिकतम 40 लाख का अनुदान। आगे देखिए, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादों का बीमा किया जाता है। 70वां चरण 15 अक्टूबर 2022 से ये प्रारंभ हुआ है, जोधपुर नवा में पशु महाविद्यालय से। गौपालन विभाग स्थापना 13 मार्च 2014 के द्वारा। वध से बचाए गए बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपये प्रतिदिन, छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन की सहायता। अब बात करेंगे राजस्थान के पशु मेलों को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, कोई कमी हो तो जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। प्रमुख पशु मेले हैं उनको लेकर, तो देखिए पशु मेले कौन कौन से हैं। पुष्कर मेला जो कहाँ पर लगता है? तो पुष्कर अजमेर में लगता है। ये तो आपको सीधा पता लग जाएगा, लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि अगर पुष्कर ऑप्शन में नहीं दे तो अजमेर आपको याद रखना है। महाशिवरात्रि का जो प्रमुख पशु मेला है वो करौली में लगता है, याद रखिएगा। फिर बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला है, वो सांचौर में लगता है। फिर सेवड़िया पशु मेला ये रानीवाड़ा सांचौर में लगता है। चंद्रभागा ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, चंद्रभागा। और बहरोड पशु मेला ये कोटपुतली बहरोड में लगता है, याद रखिएगा। श्री बलदेव जो पशु मेला है वो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। और वीर तेजाजी का जो मेला है डीडवाना कुचामन जिले में लगता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर परीक्षा में पूछा भी जाएगा तो एक तो आप वीर तेजाजी का प्रमुख रूप से याद करके जाइएगा, और एक चंद्रभागा पशु मेला, इनको आप खास याद रखिएगा। ये यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनके अलावा ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन आप इनको तो याद रखिएगा। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आप एक महाशिवरात्रि का मेला जो है ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए इसी लाइन में आगे देखिए, बाबा रामदेव जी का जो पशु मेला है वो नागौर में लगता है। ये जो बाबा रामदेव जी का पशु मेला है बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बाबा रामदेव जी का मेला नागौर में लगता है। फिर जसवंत पशु मेला भरतपुर में। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। और मल्लीनाथ जी का जो मेला है तिलवाड़ा बालोतरा में। और गोमती सागर ये झालरापाटन झालावाड़ में। मैंने आपको पहले भी कुछ बताई है,
इनके अलावा बाबा रामदेव जी का और मल्लीनाथ जी का ये सवाल पूछे ही जाते हैं, इनको आप खास करके याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। पशुओं की उम्र ज्ञात करना है तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, क्या विधि रहती है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए देखिए उनकी विधियाँ कुछ हैं, वो हम देखते हैं। पहले रिकॉर्ड के द्वारा हम उनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। फिर पशु की शारीरिक अवस्था के द्वारा उनके शरीर देखकर, फिर खुर के द्वारा, फिर सींगों के द्वारा और दांतों के द्वारा, इनके द्वारा हम पशुओं की जो है उम्र ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा में इनके ऑप्शन दिए जाएंगे। इनके अलावा एक ऐसा कुछ दे दिया जाएगा जो नहीं होगा, ये तो वो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका नहीं है या विधि नहीं है, तो आपको वो याद रखना है। तो इनके द्वारा जो पशुओं की आयु ज्ञात की जाती हैं, उनके दांतों से उम्र के साथ साथ दांतों की संख्या में बदलाव आते हैं। तो दांतों के द्वारा ऐसे पता लगाया जाता है, जिसे इंग्लिश में डेंटल फॉर्मूला का भी कहा जाता है। ये गाय, भैंस, बकरी, सूअर इत्यादि की सही उम्र पता लगाने में काम आता है। आगे देखिए, डायग्राम के साथ हम समझते हैं। ये देखिए 2 वर्ष के जो पशु होते हैं उनके दाँत कुछ ऐसे होते हैं, फिर 2.5 वर्ष के होते हैं तब उनके दाँत ऐसे हो जाते हैं, और 3 वर्ष के थोड़ा-थोड़ा इनमें बदलाव होता जाता है। जो इनके विशेषज्ञ होते हैं उनको उनके दाँत देखते ही उनका पता लग जाता है, ये 4 वर्ष के और ये 5 वर्ष के दाँत हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर। देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर बात करें तो जो इसे केचुआ खाद भी कहा जाता है, और ये वर्मी कंपोस्ट खाद क्या है तो आपको बता दें, जो केचुए का मल होता है उसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। धरती पर केचुए 2 करोड़ वर्षों से अधिक से विद्यमान हैं। केचुए मिट्टी में रहते हैं, सड़ रहे जैविक पदार्थों को खाते हैं। केचुओं के पाचन तंत्र द्वारा इस जैविक पदार्थों को प्राकृतिक उर्वरक में बदल दिया जाता है। केचुए के मल को ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म जीवाणु एवं कई तरह के एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी में सूक्ष्मजीवीय गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। तो आपको ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो ये इसे केचुआ खाद खाद भी कहा जाता है, और ये क्या है तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो केचुए के मल को ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो होती है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो ये उनमें पोषक तत्व होते हैं। आपको इनके नाम याद रखने हैं, इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है, आप एक बार ध्यान में ज़रूर रखें, लेकिन आप जो पोषक तत्व हैं उनके नाम ज़रूर याद रखें। तो वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं देखिए, जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक और सल्फर। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए वर्मी कंपोस्ट के लाभ क्या हैं, तो लाभ को लेकर बात करें तो इसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो मैंने आपको अभी बता दिया है। जो पोषक तत्व होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, एक तो ये लाभ होता है। फिर आगे बात करें तो देखिए मृदा संरचना, मृदा विन्यास, मृदा वातन तथा भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और एवं मृदा क्षरण को रोकता है। आगे बात करें तो वर्मी कंपोस्ट में केचुए के कोकन अंडे पाए जाते हैं, जिससे भूमि में केचुओं की संख्या एवं गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। ये लाभ हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के जो लाभ हैं देखिए, इससे क्या है कि मृदा के पीएच मान को उदासीन बनाता है और ये भूमि से पोषक तत्वों की हानि को रोकता है। वर्मी कंपोस्ट जो है इनमें इतने पोषक तत्व होते हैं कि जो भूमि से पोषक तत्वों की जो हानि है उसको रोकता है एवं रासायनिक उर्वरकों की उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। ये भूमि में जैविक पदार्थों के अपघटन को बढ़ाता है। चलिए तो हम सीखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो कैसे बनाई जाती हैं। तो क्या सामग्री चाहिए उसको लेकर बात करते हैं। पहले तो पशुओं का गोबर, खेत के व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, सूखी हुई पत्तियाँ, निंदा यानी खरपतवार, जो घास उगती है खरपतवार, फिर फल फूल सब्जी बाजार का व्यर्थ पदार्थ, कृषि उद्योगों का व्यर्थ पदार्थ, होटलों का प्राप्त व्यर्थ पदार्थ, शहरी एवं ग्रामीणों से प्राप्त जैव अपघटनीय व्यर्थ पदार्थ आदि उपयोग होते हैं। इसमें सवाल ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो बनने में कितना समय लगता है, इसको आपको याद में रखना है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो देखिए
वर्मी कंपोस्ट बनने में लगभग 2 से 3 माह का समय लगता है और 1 वर्ष में 4 चक्र वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। यानी 4 बार ही बनाया जा सकता है। 2 से 3 महीने का तो इनमें समय लगता है बनने में और ये 4 चक्र वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है। फिर देखिए केंचुओं की उपयुक्त प्रजाति का चयन। तो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए केवल सतह में रहने वाले केंचुओं का उपयोग करना चाहिए। जो केंचुए भूमि में गहराई पर रहते हैं, वे केंचुए खाद बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। बात करें केंचुए, तो देखिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए अफ्रीकी जो केंचुए होते हैं और लाल केंचुए होते हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। एक तो लाल केंचुए और जो अफ्रीकी केंचुए होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अफ्रीकी केंचुए और लाल केंचुए की अपेक्षा आकार में बड़े होते हैं एवं गहरे रंग के होते हैं और लाल केंचुओं की मृत्यु दर अफ्रीकी केंचुओं की तुलना में कम होती है। इन केंचुओं को आपस में मिलाकर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना चाहिए। अफ्रीकी केंचुए बेहतर माना जाता है क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त ये कंपोस्ट के दौरान ज़्यादा बच्चों को भी जन्म देते हैं। चलिए अब बात करते हैं नए टॉपिक को लेकर, पशु गणना को लेकर बात करते हैं। सबसे पहला ही सवाल 20वीं पशु गणना जो 2019 में हुई, इसको लेकर बात करें तो देखिए इसका कार्य किसने किया। पशु गणना का 20वीं पशु गणना का तो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा ये की गई। अवधि 5 वर्ष की रहती है। 18वीं पशु गणना पहली बार नस्ल के आधार पर की गई नस्ल और 20वीं पशु गणना डिजिटल गणना थी और पशु गणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 से हुई, याद रखिएगा। प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को हुआ। फिर 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन 568.01 लाख, इसे आप 56.8 मिलियन या 5.68 लाख करोड़ भी कह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल रहेगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको ये खास याद रखना है। इनके अलावा अगर आप याद रखेंगे तो 20वीं पशु गणना है वो डिजिटल गणना थी और 18वीं पशु गणना जो है पहली बार नस्ल के आधार पर की गई। इन दोनों को आपको साथ याद रखना है और खास कुल पशुधन, ये परीक्षा में बार बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। और नस्लों के आधार पर पहली जो गणना है वो 18वीं। आगे देखें तो 2012 की तुलना में 20वीं पशु गणना में 1.61% की कमी आई है और 2012 में पशु संख्या थी 577.32 लाख। देश के कुल पशुधन का 10.58%। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है राजस्थान का। और आगे बात करें तो राजस्थान में जो पशु घनत्व कितना है तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। 1 किलोमीटर में कितने जो पशु रहते हैं, पशु घनत्व वो होता है तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आगे बात करें तो 2012 में ये प्रति 1169 था पशु घनत्व। फिर देखिए पशुधन की स्थिति क्या है तो देखिए राज्य में कुल पशुधन का प्रतिशत देखिए गाय का है 24.54%। फिर भैंस का है 24.11%। राजस्थान में पशुधन में आगे बात करें तो देखिए भेड़ जो है 13.92% है, बकरी है 36.69%, ऊँट हैं 0.37%, सूअर है 0.27%, जो गधे हैं वो 0.04% है। और देश के पशुओं का प्रतिशत कितना है तो देखिए गाय है जो 6ठे नंबर पर है, 6 रैंक है 7.20%, भैंस है 12.47%, दूसरा स्थान है भैंस का पशुओं का प्रतिशत में। भेड़ हैं वो 10.64%, चौथा स्थान है। और जो बकरी हैं वो है 14% प्रथम स्थान पर, याद रखिएगा। इसी लाइन में अगर आगे बात करें, इसमें अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा का पूछा जाएगा, आपको बकरी और गाय इनको याद रखना है, पशुओं के प्रतिशत में इम्पोर्टेंट है, यही पूछे जाएंगे। और गाय को लेकर ज़्यादा चांस है पूछने के, तो आप ये याद ज़रूर रखें। इसी लाइन में अगर आगे बात करें तो देखिए वे पशु जिनकी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना रिपोर्ट में कमी दर्ज की गई है, तो कमी किन में दर्ज की गई है देखिए। जो भेड़ है उसमें कमी आई है 12.95% की, बकरी में जो कमी आई है वो 3.81% की, खच्चर में 60.33% की, गधा है वो 71.31% की कमी आई है, ऊँट में आई है 34.69% की और कुत्ते में आई है 52% की। इनके अलावा घोड़े में भी कमी आई है 11.86% की। इसके आगे बात करें वे पशु
जिनमें पशु गणना में वृद्धि हुई है। वृद्धि किन में हुई है उनके लेकर बात करें तो देखिए गाय में वृद्धि हुई है 4.60% की, भैंस में हुई है 5.53% की, कुक्कुट में जो वृद्धि हुई है वो ये 82.23% की और खरगोश में हुई है 21.51% की। साथियों लगभग शॉर्ट नोट्स हमने पशु परिसर के पार्ट बी को लेकर हमने शॉर्ट नोट लगभग पूरे करवा दिए हैं। इनके अलावा भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनमें जितने सवाल बन सकते हैं वो हम एमसीक्यू के द्वारा हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चैनल से बने रहिएगा। कोई सवाल हो, कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो से बने रहिएगा। पशु परिचय को लेकर क्लास जारी रहेगी। एग्ज़ाम ज़रूर आगे गए लेकिन आप तैयारी को जारी रखें। जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी उतने ही आपके ज़्यादा चांस बने रहेंगे। इनके अलावा आप तैयारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।